हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एनएस ऑनलाइन एजुकेशन। माय नेम इज नमन कुमार। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट के सिलेबस में ये इंक्लूडेड है इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्शन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एड्सॉर्प्शन एंड ड्राइंग। डीबीटी में ये इंक्लूडेड है इन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, अगेन इन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, और इसमें आपका सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन भी इंक्लूडेड है। ये हमारा फ्लो चार्ट है रिप्रेजेंटिंग डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग स्कीम, और इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें हमने देखा था कि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है सेल रिमूवल, चाहे हमारे सेल्स ही प्रोडक्ट हो, या फिर हमारा प्रोडक्ट सेल के अंदर प्रेजेंट हो, या फिर हमारा प्रोडक्ट आउटसाइड द सेल प्रेजेंट हो। सेल रिमूवल के लिए हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रिफिकेशन। इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो उस केस में हमें इस सेल्स को पहले डिसरप्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हम यूज करते हैं सेल डिसरप्शन मेथड, जिसे हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आफ्टर दैट, या तो हम सेल की जो डेब्रीज हैं पहले उनको रिमूव करेंगे, या फिर हम डायरेक्टली प्राइमरी आइसोलेशन करेंगे। ठीक है, प्राइमरी आइसोलेशन के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं उसमें आपका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, एक्वस टू फेज लिक्विड एक्सट्रैक्शन, एड्सॉर्प्शन, प्रेसिपिटेशन एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो आज जो हम टेक्निक यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है आपका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। स्टार्ट करने से पहले हम सॉल्वेंट की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, जो कि हमें हेल्प करेंगे लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन को समझने के लिए। आपको पता है अ सॉल्वेंट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारा लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो हमारा लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्यूट आपका एक से ज्यादा भी प्रेजेंट हो सकता है किसी सॉल्यूशन के अंदर, बट सॉल्वेंट क्या है, सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। नाउ सॉल्वेंट कैन सर्व टू मेजर पर्पसेस, जिसमें फर्स्ट है आपका टू डिजोल्व द सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट को डिजोल्व करना। तो इसमें आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, लाइक डिजोल्व्स लाइक। मीन्स कि जो आपके पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो सिर्फ पोलर सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं, जो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो सिर्फ नॉन पोलर सॉल्यूट्स को ही डिजोल्व करते हैं। ठीक है, मीन्स कि जो जैसा है वो उसी टाइप के सॉल्यूट को डिजोल्व करता है, लाइक डिजोल्व्स लाइक। पोलर सॉल्यूट के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आप आयंस को कंसिडर कर सकते हैं और साल्ट को कंसिडर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl। नॉन पोलर सॉल्यूट की बात करें तो इसमें आप हाइड्रोकार्बन्स को कंसिडर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हेक्सेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये सब। नेक्स्ट, दे कैन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एसिड इफ दे एक्ट एज अ प्रोटोन डोनर, और एज अ बेस इफ दे एक्ट एज प्रोटोन एक्सेप्टर, और एज अ न्यूक्लियोफाइल इफ दे डोनेटिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो हमारा सॉल्वेंट पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी डायपोल मोमेंट क्या है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट को हम इस इमेज की हेल्प से समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर आपने कोवलेंट बॉन्ड वैसे पहले पढ़े होंगे तो उसी को आज यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आपको पता है तो अच्छी बात है। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड आपका फॉर्म होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं HCl। ठीक है, तो HCl दोनों की आपको पता है वैलेंसी 1 होती है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो उसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे शेयर हो रहा है। नाउ क्योंकि यहाँ पे जो क्लोराइड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन एटम से ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एटम्स, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू अदर एटॉमिक स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि क्लोराइड एटम हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो आपका शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि जो कोवलेंट बॉन्ड बना है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लोराइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि क्लोराइड उन्हें ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। ठीक है, और हाइड्रोजन से थोड़ा दूर चले जाएंगे। अब क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन से थोड़ा दूर दूर जाएंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल इसलिए आया है क्योंकि ये सिर्फ शिफ्ट हुए हैं, ये हाइड्रोजन ने कंप्लीटली डोनेट नहीं किया है अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी बॉन्ड बना हुआ है, ये मतलब इन बिटवीन ही है,
बट क्योंकि थोड़ा पार्शियल शिफ्ट हुआ है क्लोराइड की तरफ, इसलिए सिर्फ पार्शियल चार्ज यहाँ पे आया है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे क्योंकि क्लोराइड की तरफ पार्शियल शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का यहाँ पे क्लोराइड की तरफ आ गया है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्लोराइड को कैसा चार्ज देगा, पार्शियल नेगेटिव। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर गया है तो यहाँ पे जो प्रोटोन को चार्ज है वो डोमिनेट करेगा, तो इसलिए यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर, क्योंकि ओवरऑल जो एटम होते हैं वो कैसे, वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन एटम न्यूट्रल है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड है ये फॉर्म होते हैं ऐसी एटॉमिक स्पीसीज के बीच में जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है, ठीक है। और इसी की वजह से यहाँ पे आपकी डायपोल मूवमेंट भी यहाँ पे डेवलप हो जाती है। डायपोल मूवमेंट होता है आपका सेपरेशन ऑफ इक्वल चार्जेस। तो यहाँ पे ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये इक्वल चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा, जितना यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव डेवलप होगा उतना यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होगा, ठीक है। तो ये इक्वल चार्जेस हैं और इनके बीच में सेपरेशन है, तो इसलिए यहाँ पे डायपोल मूवमेंट हम इसको बोलते हैं। और आपने फिजिक्स में आपने इसका फॉर्मूला देखा होगा जो कि होता है चार्ज इंटू सेपरेशन, ठीक है, चार्ज इंटू सेपरेशन, ठीक है। तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है उसे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, डायपोल मूवमेंट आ जाएगा। तो चार्ज जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ये जो पार्शियल चार्ज डेवलप हुआ है जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा ये जो डायपोल मूवमेंट है ये भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। और सेपरेशन जितना ज़्यादा होगा और उसके अकॉर्डिंगली भी ये जो आपका डायपोल मूवमेंट है वो उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है। इसका अपोजिट केस है आपका प्योर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो नॉन पोलर कोवलेंट का मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पे ऐसी एटॉमिक स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही हैं जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोलिकुलर ऑक्सीजन। मोलिकुलर ऑक्सीजन में दोनों ही ऑक्सीजन एटम होते हैं और क्योंकि इनकी वैलेंसी 2 है तो यहाँ पे ये डबल यहाँ पे आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है और ये दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे शेयर हो रहे हैं और दोनों ही ऑक्सीजन एटम इनको इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन सेंटर में ही रहेंगे, मतलब मिडल में ही रहेंगे, ये किसी भी एटम की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे। अब क्योंकि ये शिफ्ट नहीं होंगे तो यानी कि किसी भी एटम के ऊपर जो है यहाँ पे चार्ज, पार्शियल चार्ज यहाँ पे डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और HCl हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, जिसके ऊपर भी पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है उसे हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। नाउ ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका यहाँ पे सेम ही एटम हो, जैसे कि यहाँ पे हमने मॉलिकुलर ऑक्सीजन को कंसिडर किया है, यहाँ पे बाकी एटम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है तो कार्बन और हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, तो ये भी आपका कैसा है, ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे हम इसे, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स है, आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिनके अंदर आपके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और तो यहाँ पर और ये जनरली क्या है, आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर हमें इस टाइप के कंपाउंड देखने के लिए मिलते हैं, तो इसलिए हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो ये जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो क्योंकि ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है तो इसलिए ये आपके नॉन पोलर सॉल्यूट की तरह हैं, बिहेव करेंगे और इसलिए सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे। क्लियर है। इसके अलावा एक एक्सट्रीम केस है आपका आयनिक बॉन्ड, यानी कि अगर आपका जो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है, और वो होता है आपका मेटल और नॉन मेटल के केस में, ठीक है। तो जो आपके सोडियम क्लोराइड है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे सोडियम क्या है, ये आपका मेटल है और क्लोराइड आपका नॉन मेटल है। सो ये जो आपके मेटल्स होते हैं ये आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, क्लोराइड मतलब जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही अपोजिट होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस ज्यादा है तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो सोडियम यहाँ पे क्या करता है, यानी मेटल जो है यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं किसको, नॉन मेटल्स को, जिसकी वजह से इनके ऊपर यहाँ पे अब पार्शियल चार्ज नहीं आएगा, यहाँ पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो मेटल है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के जितना जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज डोमिनेट कर गया है सोडियम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। क्लियर है। तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा जो कंपाउंड है वो आपका पोलर है या नॉन पोलर है या फिर वो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि
जो जिन एटॉमिक स्पीसीज के बीच में वो बॉन्ड बन रहा है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 2 है, ठीक है, लेस देन 2 है, तो वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो वो कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे। और अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2 से ज्यादा है तो हम उन्हें आयनिक बॉन्ड्स बोलते हैं, और सॉरी उन्हें हम आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है वो 0.4 से लेस है तो वो आपके होंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और अगर इससे वो ज्यादा होगा तो वो कैसे होंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लाया करेंगे 0.4 से और 2 के बीच में, जिनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा एटॉमिक स्पीसीज के बीच का। नाउ पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में इसलिए डिसॉल्व होते हैं क्योंकि इनके ऊपर ये पार्शियल चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर, तो आपको पता है वाटर के अंदर आपके 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो आपके चार्ज मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अमोनिया, ठीक है, तो अमोनिया में जो आपका नाइट्रोजन है इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और ये जो हाइड्रोजन है इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर, तो इसको जो है ये जो पार्शियल पॉजिटिव वाले जो हाइड्रोजन है वो इसको सराउंड करेंगे, ठीक है। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन की तरफ फेस करेंगे, और क्योंकि ये जो आपके हाइड्रोजन जो है अमोनिया का जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल के जो ऑक्सीजन है वो उसकी तरफ फेस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। बट अगर इन्हें हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल देंगे तो ये वहां पे डिसॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे इन्हें इस टाइप का जो स्टेबलाइजेशन है वो वहां पे उन्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। वो इंटरेक्शन यहाँ पे उन्हें नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आपके पोलर सॉल्यूट से पोलर में डिसॉल्व होते हैं। सिमिलरली ये जो आपके नॉन पोलर सॉल्यूट्स हैं, ठीक है, तो जिसमें हमने देखा हेक्सेन हो गया, ठीक है। हेक्सेन में आपको पता है 6 कार्बन होंगे, 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपका हेक्सेन मॉलिक्यूल है। तो ये जो हेक्सेन है इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो इसलिए क्या है ये आपका पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होगा। बट अगर हम इथेनॉल का एग्जांपल लें CH3 CH2OH, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो तो आपको पता है नॉन पोलर है, तो वो तो आपका नॉन पोलर ही रहेगा। बट ये जो OH ग्रुप यहाँ पे आ गया है इथेनॉल के अंदर, ठीक है, तो ये आपका क्या है यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और ये जो हाइड्रोजन इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसी वजह से जो इथेनॉल है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। ऑल्दो इसके पास ये जो CH3 और CH2 जो है ये आपके नॉन पोलर है, ठीक है। क्योंकि मतलब आपके पास एक पार्ट ऐसा होना चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर जो आपका पोलर हो, ठीक है। जिस तो अगर एक पार्ट भी अगर आपका पोलर होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से क्योंकि यहाँ पे CH3 CH2 ये आपका नॉन पोलर है तो ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व हो जाएगा। बट ये डिपेंड करेगा कि उस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी डोमिनेट कर रही है या उसकी नॉन पोलैरिटी डोमिनेट कर रही है वहां पर, ठीक है। उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वो आपका उस सॉल्वेंट में मिक्स होगा या फिर नहीं होगा। अब जैसे फैटी एसिड्स हैं तो लिपिड्स तो आपको पता ही है, लिपिड्स में एक आपका हेड होता है जो कि आपका पोलर होता है और एक उसमें नॉन पोलर टेल होती है। तो वो क्या है मिसल्स फॉर्मेशन कर लेते हैं वाटर के अंदर, कि वो क्या करते हैं जो आपके पोलर हेड है वो आपके बाहर आउटसाइड रहते हैं और जो आपका हाइड्रोफोबिक चेन्स है वो आपकी मिसल्स के अंदर। और इसका अपोजिट भी हो सकता है, अगर इसे हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो चेन बाहर आ जाएंगी और ये जो आपके पोलर हेड है वो आपके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ जो इंटरेक्शन है उसको अवॉइड करते हैं। बट अगर उन्हें कहीं भी ऑप्शन मिलता है कि अगर उनके मतलब मॉलिक्यूल के अंदर एक पोलर एंटिटी है तो वो पोलर के साथ कांटेक्ट में आने की कोशिश करेगी, और अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर नॉन पोलर एंटिटी है तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आने की कोशिश करेगी। तो आई होप आपको ये पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अब आपको कभी भी डाउट नहीं होगा कि पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट हैव लार्ज डायपोल मूवमेंट, ठीक है, यानी कि चार्ज का सेपरेशन ज्यादा है और जो पार्शियल चार्ज डेवलप हुआ है वो भी ज्यादा है। दे कंटेन बॉन्ड्स बिटवीन एटम विद वेरी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे यहाँ पे हाई होना चाहिए था, ठीक है, सच एज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड वाटर। और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स यानी कि जिनमें आपका जो डायपोल मूवमेंट है वो या तो जीरो हो या फिर काफी स्मॉल हो। स्मॉल मतलब लेस देन ये जो 0.4 है, इससे अगर कम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो वो आपके नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। दे कंटेन बॉन्ड्स बिटवीन एटम विद सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया यहाँ पे,
सच एज कार्बन एंड हाइड्रोजन, या फिर आपका सेम एटॉमिक स्पीसीज भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो बच्चे याद रखिएगा कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो नॉन पोलर नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका इथेनॉल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पास ये OH ग्रुप है जिसकी वजह से थोड़ा पोलर भी है, और इसके पास CH3CH2 जो है उसकी वजह से नॉन पोलर भी है, ठीक है। पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट के अलावा हम सॉल्वेंट्स को एक और कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। प्रोटिक सॉल्वेंट्स आपके वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूल के अंदर OH या फिर NH बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल। आपको अभी बताया है कि वाटर के अंदर 2 OH बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये जो आपका दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इसी तरीके से ये भी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे थोड़ा डॉटेड बनाते हैं क्योंकि आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे OH बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। OH बॉन्ड मतलब यहाँ पे आपका पार्शियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो अमोनिया है, अमोनिया के अंदर भी यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, क्लियर। तो ये आपका पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है, विच इज अ पावरफुल इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इसके अलावा दे कैन सर्व एज अ सोर्स ऑफ प्रोटोन। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो अपना प्रोटोन डोनेट कर देते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल जो HCl है, तो HCl जैसे वाटर में डिजोल्व होता है तो वो H प्लस और Cl क्लोराइड, Cl नेगेटिव आयंस में क्या है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट में हैव हाइड्रोजन ऑन देम समवेयर बट दे लैक OH और NH बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन में भी प्रेजेंट होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, बट CH बॉन्ड पे आपको पता है यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, यहाँ पे आपका पोलैरिटी नहीं होती है, ठीक है। ये आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है इनके बीच में। तो क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता, तो भले ही यहाँ पे हाइड्रोजन है बट यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो सॉल्वेंट है उनको बोलते हैं हम एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, क्लियर। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। तो ये जो अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, दैट इज पोलर एंड नॉन पोलर, प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो इसी के बेसिस पे हम सॉल्वेंट्स को कुछ टाइप्स में क्लासीफाई करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टाइप है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, तो ये आपको मैंने बताया कि जनरली जो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, और उनके अंदर क्या है, आपका कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्योंकि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो दैट मीन्स कि इनके अंदर कोई भी पोलर एंटिटी नहीं होगी इनके मॉलिक्यूल के अंदर, और होगी भी तो उसके डाइपोल मोमेंट काफी कम होगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट हैव लिटिल टू और नो डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, दे हैव लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए दो तरीके से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारा सॉल्वेंट पोलर होगा या नॉन पोलर। ये एक तो फर्स्ट है आपका डाइपोल मूवमेंट क्या है उसकी, या फिर हम उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिजिक्स का पार्ट है तो उसको यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये आप कंसिडर कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की परमेबिलिटी को बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे अलाउ कर रहे हैं ये पास होने के लिए। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा कंडक्ट करेंगे, क्लियर। तो एंड आर नॉट गुड सॉल्वेंट फॉर चार्ज स्पीसीज सच एज आयन। तो यहाँ पे क्योंकि ये नॉन पोलर हैं तो ये पोलर सॉल्यूट को अलाउ नहीं करते हैं, यानी कि जो आयंस हैं Na प्लस यहाँ पे डिजोल्व नहीं होगा, Cl माइनस यहाँ पे डिजोल्व नहीं होगा, इवन जो एसिड्स हैं जिनके ऊपर H प्लस है तो वो भी यहाँ पे डिजोल्व नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का pH फाइंड आउट करें तो वहां पर आप फ्यू ड्रॉप्स वाटर की भी ऐड करें, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो H प्लस आयन है वो रिलीज नहीं होते हैं, तो आपको लगेगा कि ये तो एसिडिक नहीं है, बट जैसे ही आप वाटर ड्रॉप वहां पे ऐड करेंगे तो वहां पे आपको जो ट्रू pH है उसका वो आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वाटर ड्रॉप जरूर ऐड करें अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का pH फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल शो की गए हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के, तो इसमें आप देख सकते हैं पेंटेन, तो यहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हेक्सेन, तो यहाँ पे भी नॉर्मल CH, साइक्लोहेक्सेन में भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, बेंजीन में भी सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन, टोल्यूइन में भी सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन, क्लोरोफॉर्म यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है CH3Cl3। तो आपको देखने में तो ये ऐसा लगेगा कि यहाँ पे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, दैट इज 4.8, और यहाँ पे डायपोल मोमेंट कितना है 1.04 D। तो देखने में तो ऐसा लगेगा कि क्लोराइड तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर यहाँ पे आपका ये नॉन पोलर के अंदर क्यों है, तो इससे इसलिए है ये जो आपकी डायपोल मोमेंट है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जब भी हम नेट डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे,
नेट डाइपोल मूवमेंट, तो उसमें हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। और वेक्टर एडिशन से क्या है आपका यहाँ पे कुछ जो डाइपोल मूवमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और उसके बाद जो डाइपोल मूवमेंट बचेगी वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इसे पोलर सॉल्वेंट बना सके। क्लियर। और इसी तरीके से फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा डाई इथाइल ईथर। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या होता है, लेस देन 5 होता है। क्लियर है। देन नेक्स्ट टाइप है आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट विद लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट विद लार्ज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। तो लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इसमें आपका लेस देन 10 होता है इनका। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन तीनों का यहाँ पे लेस देन 10 है। तो ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे शो किए गए हैं। दे हैव इंटरमीडिएट पोलैरिटी, दे आर गुड जनरल पर्पस सॉल्वेंट, दे लैक OH और NH बॉन्ड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये आपका डाइक्लोरोमीथेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन और इथाइल एसीटेट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है, कहीं पे क्लोराइड आ गया है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। क्लियर। देन आपके ऐसे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जिनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट यहाँ पे शो किए गए, दैट इज एसीटोन। ठीक है। डाइमिथाइल फॉर्माइड। ठीक है। इस पर मैंने काफ़ी काम किया DMF के ऊपर। एसीटोनाइट्रिल, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है। तो ये लैब में यूज होने वाले बहुत ही कॉमन सॉल्वेंट्स हैं। तो इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है और ये इनकी डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा है। डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनके पास OH और NH बॉन्ड नहीं है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। हाई पोलैरिटी अलाउ देम टू डिजोल्व चार्ज स्पीसीज। ठीक है। तो ये काफी ज्यादा यूज होते हैं लैब के अंदर। तो ये जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं अगर वो पोलर भी हैं तो उनका बेनिफिट ये होता है कि वो पोलर सॉल्यूट को तो डिजोल्व करते ही करते हैं, वो नॉन पोलर सॉल्यूट को भी डिजोल्व कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि इनके पास दोनों ही एंटिटी हैं, इनके पास पोलर एंटिटी भी है और इनके पास नॉन पोलर एंटिटी भी है। ठीक है। तो ये क्या है, हेल्प करती है। नॉन पोलर को डिजोल्व करने में हेल्प करेगा, वो पोलर जो एंटिटी है मॉलिक्यूल के अंदर वो पोलर सॉल्यूट को डिजोल्व करने में हेल्प करती है। ठीक है। तो यहाँ पे एसीटोनाइट्रिल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप DMSO के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे एसीटोन के अंदर आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो ये इनका बेनिफिट होता है। मुझे याद है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते थे जो हमारे HPLC कॉलम में जाकर के रिटेन कर जाते थे और हम उसको वॉश करते थे, बट वो वहाँ से क्लीन नहीं होता था इजीली। तो उस केस में हम वहाँ पे कुछ स्मॉल क्वांटिटी में DMSO वहाँ पे हम इंजेक्ट करते थे, लाइक 20 से 50 माइक्रोलीटर। तो जब ये कॉलम से पास होता है तो जो भी पोलर या फिर नॉन पोलर सॉल्यूट वहाँ पे रिटेन हो गए हैं वो इसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं और वो कॉलम से बाहर आ जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से क्लीनिंग में मेरी हेल्प करता था। और एसीटोनाइट्रिल तो एज अ सॉल्वेंट ही हम यूज़ करते थे HPLC के अंदर। तो मैं पेप्टाइड पे वर्क करता था तो वहाँ पे हम यूज़ करते थे 100% ACN। ये हमारा सॉल्वेंट ए होता है, तो इसको हम HPLC में भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारा 10% ACN हम यूज़ करते थे एज सॉल्वेंट बी। ठीक है। तो यहाँ पे 100% हम वाटर इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि हम पेप्टाइड भी वर्क करते थे और जो हमारा कॉलम था वो हाइड्रोफोबिक था। ठीक है। यानी कि वो नॉन पोलर था हमारा कॉलम। ठीक है। तो नॉन पोलर में अगर हम 100% वाटर रन करेंगे तो जो है इसकी जो पैकेजिंग है उसको वहाँ पे बेकार कर देगा, कॉलम की पैकेजिंग को। तो हम नहीं चाहते कि हमारा कॉलम बेकार हो जाए, उसकी पैकेजिंग वहाँ पे डिस्टर्ब हो। तो इसलिए वहाँ पे हम 100% वाटर कभी रन नहीं करते, वहाँ पे हम 10% ACN वहाँ पे रन करते हैं। तो यानी कि 10 ml आपका ACN है तो 90 ml वहाँ पे वाटर होगा। क्लियर। और इसके अलावा हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में 0.1% यहाँ पे हम TFA भी ऐड करते थे, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है। दोनों में। बट ऐसा नहीं है कि वाटर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। आप सैंपल में जो आपका, क्योंकि 10 से 20 माइक्रोलीटर हम सैंपल इंजेक्ट करते हैं जनरली, तो 10 से 20 लीटर अगर आप वाटर इंजेक्ट कर देंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन थर्ड टाइप है आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, यानी कि ये पोलर भी है प्रोटिक भी है। प्रोटिक मीन्स यहाँ पे आपका OH और NH बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके अंदर इथेनॉल, मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड, COH, और ये आपका वाटर हो गया। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे OH और NH बॉन्ड प्रेजेंट है तो दे कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दे कैन दिस सॉल्वेंट कैन आल्सो सर्व एज एसिड, यानी कि अगर ये अपना H+ रिलीज कर दें तो ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। ठीक है। एंड वीक न्यूक्लियोफाइल। आप यहाँ पे देख सकते हैं वाटर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज 80। क्लियर। और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना है, 1.85 D। तो अब क्योंकि यहाँ पे जो इथेनॉल है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये CH2CH3 भी प्रेजेंट है और यहाँ पे OH भी है। तो OH की वजह से ये आपका वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा और CH2CH3 की वजह से ये आपका हेक्सेन के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। हेक्सेन क्या आपका नॉन पोलर
सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इसी वजह से ये इथेनॉल के पास ये बेनिफिट है कि ये पोलर में भी डिजोल्व हो जाएगा और ये नॉन पोलर में भी डिजोल्व हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज अभी हमने सॉल्वेंट की डिस्कस की हैं, ये हमें काफी हेल्प करेंगी जो टेक्निक्स अब हम डिस्कस करेंगे, लाइक लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, आपका प्रेसिपिटेशन, क्रोमेटोग्राफी, एड्सॉर्प्शन, तो वहां पे आपको ये काफी हेल्प करेंगी। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। मोस्ट माइक्रोबियल प्रोडक्ट सच एज एंटीबायोटिक, ऑर्गेनिक एसिड, सॉल्वेंट्स, अमाइनो एसिड, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम आर सोल्यूबल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। अब क्योंकि सोल्यूबल है इसलिए हम इन्हें एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। द सेपरेशन ऑफ अ कंपोनेंट फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर बाय ट्रीटमेंट विद अ सॉल्वेंट in which the desired component is preferentially soluble is known as liquid liquid extraction। यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी सोल्युबिलिटी के बेसिस पे हम यहाँ पे उसे एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया था कि जो हमारे पोलर सोल्यूट है उनकी सोल्युबिलिटी पोलर सोल्वेंट के लिए ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन पोलर सोल्वेंट, और जो हमारे नॉन पोलर सोल्यूट है उनकी सोल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा होती है और पोलर सॉल्वेंट में कम होती है। बट इसका मतलब ये नहीं डिजोल्व नहीं होंगे पोलर सॉल्वेंट में, बहुत ही कम अमाउंट में डिजोल्व होंगे, यानी कि उनकी सोल्युबिलिटी कम है। मीन्स कि जो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी सोल्युबिलिटी डिफरेंट सॉल्वेंट में डिफरेंट होती है। क्लियर? और उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम उन्हें एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन के लिए वो है इमिसिबल लिक्विड आर यूज फॉर लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। तो हमें यहाँ पे इमिसिबल लिक्विड ही हम यूज करते हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्शन के लिए, क्योंकि अगर हमारे सॉल्वेंट ही आपस में मिक्स हो जाएंगे तो हम एक्सट्रैक्ट आउट कैसे करेंगे अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। तो और आपको पता है कि किस टाइप के लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते हैं, तो नॉन पोलर एंड पोलर जो सॉल्वेंट्स हैं ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ये अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जिनकी पोलैरिटी का डिफरेंस ज्यादा होता है ऐसे सॉल्वेंट जो है मिक्स नहीं होंगे, वो इमिसिबल लिक्विड्स होंगे। और पोलैरिटी हम जो है दो प्रॉपर्टीज को से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दूसरा डायपोल मोमेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेजर ऑफ डिग्री ऑफ मोलर पोलराइजेशन ऑफ कंपाउंड, और डायपोल मोमेंट मेजर ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और ये भी हमने डिस्कस किया है कि जो वाटर की जो आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज 80, तो यहाँ पे अराउंड 80 होता है, तो ये आपका मोस्ट पोलर है। और हेक्सेन की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है 1.90, तो ये क्या है आपका लीस्ट पोलर। तो यानी कि जिन कंपाउंड्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो होता है, कम होता है, वो आपके नॉन पोलर होते हैं, और जितना ज्यादा होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वो उतने ज्यादा पोलर होते हैं। देन अगेन यहाँ पे प्रिंसिपल, द एक्सट्रैक्शन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम वन फेज टू अदर इज बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इन वन फेज रिलेटेड टू अदर। तो जिसमें उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो प्रेफरेंशियली उसमें ज्यादा सोल्युबलाइज हो जाएगा, तो वो वहां पे जाकर के कंसंट्रेट हो जाएगा उस सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ पे उसको एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं। द सिंपलेस्ट इक्विपमेंट फॉर लिक्विड एक्सट्रैक्शन इज सेपरेटिंग फनल, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका सेपरेटिंग फनल है। लिक्विड फॉर्मिंग टू डिस्टिंक्ट फेज आर शेकन टुगेदर। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें यहाँ पे इमिसिबल लिक्विड्स यूज करने हैं, तो आप यहाँ पे एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फेज यूज कर सकते हैं और एक आपका यहाँ पे अपना एक्वस फेज यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका सेल एक्सट्रैक्ट है तो वो आपका एक्वस फेज के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आप देख सकते हैं ये आपके वाटर के अंदर यहाँ पे अभी प्रेजेंट है, तो ये रेड कलर के डॉट से रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो जैसे यहाँ पे हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यहाँ पे हमने यहाँ पे इसके ऊपर डाला है, अभी इमिसिबल है तो यहाँ पे इसके साथ मिक्स नहीं होगा, बट यहाँ पे हम इसको शेक करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा सेपरेटिंग फनल है, मैंने आपको एक लिंक भी शेयर किया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक को ओपन करके देख सकते हैं कि किस तरीके से सेपरेटिंग फनल की हेल्प से हम कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं बाय यूजिंग ऑर्गेनिक एंड एक्वस फेज, ठीक है। तो उसमें उन्होंने अच्छे से शो किया है कि आप किस तरीके से मिक्स करते हैं इन सेपरेटिंग फनल। तो इसको हम हाथ से ही अपसाइड डाउन करके इसको मिक्स कराते हैं, वीडियो में ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। ओके, तो उसके बाद क्या है, मिक्सिंग के बाद क्या होगा कि ये जो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आएगा और वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आफ्टर शेक, ठीक है, यानी कि शेक मतलब मिक्सिंग के बाद ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ट्रांसफर हो गया है, और यहाँ पे एक्वस फेज के अंदर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम बची है। ऐसा नहीं है कि एक्वस फेज में डिजोल्व नहीं होगा बहुत, बट उसकी जो सॉल्युबिलिटी है एक्वस फेज के लिए कम है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसकी ज्यादा कंसंट्रेशन हमें मिलेगी एज कम्पेयर टू एक्वस फेज, ठीक है। और जरूरी नहीं है एक ही बार में ये हमारा पूरा कंप्लीटली हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे इसको, तो इसके लिए हमें क्या है बार बार ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल करके इसको मिक्स करके
और 2-3 टाइम्स में हम इसे एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। क्लियर? तो यही जो स्टेप्स हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। A solute in dilute solution in one solvent transferred to the other solvent to form more concentrated solution. Two phase are then allowed to separate. तो हैवी जो फेज है वो आपका बॉटम में होगा, और बॉटम में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉब है, तो आप इसको ओपन कर लीजिए और इससे जो है आपका, और ये जो आपका हैवी लिक्विड है यानी कि जो एक्वस फेज है वो यहाँ से आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम इसको टैप को यहाँ से बंद कर देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा फनल के अंदर क्या रह जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारा यहाँ पे रह जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन है, द फेज कंटेनिंग द सॉल्यूट इज कंसंट्रेटेड फॉर्म इज प्रोसेस फर्दर टू प्यूरिफाई द प्रोडक्ट। ठीक है, लाइट फेज विल बी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड द हैवी फेज विल बी एक्वस फर्मेंटेशन ब्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोथ का यहाँ पे बात की है, तो ब्रोथ है तो ये थोड़ा हैवी है यहाँ पे एक्वस फेज, तो ये बॉटम में रहेगा। बट वैसे अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं है कि आपका एक्वस हमेशा मतलब हैवी हो। ठीक है, ऑर्गेनिक फेज भी आपका हैवी हो सकता है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा एक्वस फेज, जैसे कि यहाँ पे जो हमारा फर्मेंटेशन ब्रोथ है ये हमारा बॉटम में ही होगा, ये आपका हैवी होगा एज कम्पेयर टू organic solvent. It is important that contact between the liquid phase is maximized by vigorous mixing and turbulence to facilitate solute transfer. तो जितना ज्यादा हम यहाँ पे अच्छा मिक्सिंग करेंगे उसी से ही जो है हमारा जो कंपाउंड है वो ट्रांसफर होगा टू अदर सॉल्वेंट। नाउ इस स्लाइड में हम कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे ऑफ लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। इसमें फर्स्ट है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ फैटी एसिड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लिसरॉल आपका यहाँ पर एक्वस फेज है और इसके अंदर हमारा फैटी एसिड सोडियम साल्ट प्रेजेंट है। साल्ट आपको पता है आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके ऊपर चार्ज होता है, तो ये एक्वस फेज में डिसॉल्व, इनकी जो सोलिबिलिटी है वो एक्वस फेज के लिए ज़्यादा होगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ से सोडियम को यहाँ पे डिस्प्लेस कराना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पे HCl ऐड करेंगे। HCl ऐड करने से यहाँ पे आपका सोडियम जब डिस्प्लेस हो जाएगा तो अब ये जो फैटी एसिड है इसकी सोलिबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए इंक्रीज हो जाएगी। तो उसके बाद हम यहाँ पे हेक्सेन को ऐड करेंगे। तो हेक्सेन ऐड करने से ये, क्योंकि हेक्सेन क्या हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो उसके अंदर ये आपका फैटी एसिड डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, HCl जो है वो सिर्फ वाटर के अंदर ही ब्रेक हो सकता है, यानी कि H+ और Cl नेगेटिव आयन फॉर्म कर सकता है, बट ऑर्गेनिक मतलब सॉल्वेंट के अंदर ये H+ Cl नेगेटिव में ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA फ्रॉम सेल एक्सट्रैक्ट। आपने कभी ना कभी अपने लैब में DNA एक्सट्रैक्शन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा, जिसमें आपने या तो बैक्टीरियल सेल कल्चर से DNA एक्सट्रैक्ट किया होगा या फिर किसी बायोप्सी सैंपल यानी कि एनिमल टिश्यू से आपने DNA एक्सट्रैक्ट किया होगा। तो DNA एक्सट्रैक्शन में एक कॉमन मेथड है आपका फिनॉल क्लोरोफॉर्म फिनॉल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मेथड। इसमें हम फिनॉल का यूज करते हैं मेनली, तो इसमें हम यूज करते हैं फिनॉल क्लोरोफॉर्म एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, और इसका रेशियो होता है 25:24:1। ठीक है, तो 25 पार्ट फिनॉल, 24 पार्ट क्लोरोफॉर्म एंड 1 पार्ट आइसोप्रोपाइल, इसको हम यूज करते हैं फॉर DNA एक्सट्रैक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सेल एक्सट्रैक्ट है, इसको हम मिक्स करेंगे। ये जो हमने मिक्सचर यहाँ पे प्रिपेयर किया होता है फिनॉल क्लोरोफॉर्म और आइसोप्रोपाइल का 25:24:1 रेशो में, और इसको जब हम ऐड करके उसके बाद हम मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूज करने से ताकि ये जो हमारे फेज हैं ये सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं सेपरेट लेयर बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो फिनॉल है तो ये आपका क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर जो भी आपका लिपिड्स वगैरह हैं, फैटी एसिड्स वगैरह हैं, वो आपके यहाँ पे डिजोल्व हो जाएंगे, और प्रोटीन्स वगैरह भी जो होंगे वो यहाँ पे डिजोल्व हो जाएंगे। और जो आपके प्रोटीन्स हैं वो आपके यहाँ पर इस इंटरफेस पे आ जाएंगे, इंटरफेस कोगुलेटेड प्रोटीन्स। और ये जो आपका एक्वस लेयर है इसमें आपका DNA और RNA होगा, क्योंकि जो आपका DNA मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है, वो आपके उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो वो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और इसलिए वो पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे DNA को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसके लिए जो प्रोटीन है इसके लिए हम प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए उसके लिए हम यहाँ पे कुछ एंजाइम यूज करेंगे, प्रोटीज एंजाइम, जो कि प्रोटीन को डिग्रेड कर दें। और हो सकता है कि फर्स्ट टाइम मतलब एनिमल सेल कल्चर में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हमें क्या है, इस स्टेप को 2-3 टाइम्स बार रिपीट करना पड़ेगा, यानी कि बार बार हम उसे प्रोटीज से ऐड करके कुछ टाइम के लिए रखेंगे, उसके बाद अगेन इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन से आप फैमिलियर हैं इसलिए मैंने इसका यूज़ किया, ताकि आपको पता चले कि जो हम DNA एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं बाय यूजिंग फिनॉल, ये आपका लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन टेक्निक है। क्लियर? नाउ ये जो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है
फॉर लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन एंड फॉर क्रोमेटोग्राफी दोनों का सेम ही है, दैट इज पार्टीशनिंग कोफिशिएंट। ठीक है, पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन वन फेज विद रिस्पेक्ट टू अनदर फेज। तो यहाँ पे जो हमारा है, ये हम बात करें लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन की, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अपर फेज विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन लोअर फेज। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इक्विलिब्रियम की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि देखिए जब हमारा सॉल्यूट मान लीजिए बी में उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ए, तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, हम कंसिडर कर रहे हैं कि बी में उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो बी से ए से बी में ट्रांसफर होंगे। बट ऐसा नहीं है कि बी से ए में वापस ट्रांसफर नहीं होंगे, बी से ए में भी ट्रांसफर होंगे, बट ये जो आपका रेट है ये बहुत स्लो होगा। स्लो क्यों है? क्योंकि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है मॉलिक्यूल की वो ए के लिए कम है एज कम्पेयर टू बी सॉल्वेंट। ठीक है, तो बट ये वाला रेट जो है वो स्टार्टिंग में ज्यादा होगा, बट जैसे जैसे ज्यादा मॉलिक्यूल यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे आपके, ठीक है, बी फेज में, तो वैसे वैसे ये जो ट्रांसफर है, रेट ऑफ ट्रांसफर, ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? एक टाइम के बाद ये आपका इक्वल हो जाएगा, ये जो आपका बी से ए में जो ट्रांसफर हो रहा था उसके रेट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ ए से बी में ट्रांसफर हो रहे हैं उतने मॉलिक्यूल वापस से बी से ए में भी ट्रांसफर हो जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। अब यहाँ से नो फर्दर ट्रांसफर, यहाँ पे मतलब इससे ज्यादा जो है आप बी में कंसेंट्रेशन इंक्रीज नहीं कर पाएंगे उस सॉल्यूट की। क्लियर है? तो हमने ये इक्विलिब्रियम और स्टेडी स्टेट में आपको पहले बता भी चुका हूँ कि स्टेडी स्टेट में मतलब फिक्स हो जाती है कंसेंट्रेशन, बट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो रेट है, अपोजिट रेट है, वो आपके बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बात की गई है अपर फेज और लिक्विड फेज, बट जो अभी हमने रिसेंट एग्जांपल देखा है ये डीएन एक्सट्रैक्शन का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फिनॉल है ये तो आपका ऑर्गेनिक फेज है, तो ये तो बॉटम में है, और ये जो आपका एक्वस लेयर है ये आपका टॉप लेयर फॉर्म हो रही है। ठीक है, बट इससे पहले जो हमने देखा था उसमें आपका अपोजिट था, उसमें हमने देखा था कि जो फर्मेंटेशन ब्रॉथ है वो आपका बॉटम में था और ऑर्गेनिक फेज टॉप पे था। तो इसलिए मैंने कहा कि ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कौन सा फेज हैवी है उस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पार्टीशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना होगा। तो पार्टीशन कोफिशिएंट अगर आपका 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा का मतलब क्या है कि वो अपर फेज में ज़्यादा डिजोल्व हो रहा है, और अगर ये 1 है तो 1 कब आएगा? तो अगर आप किसी वैल्यू को, फॉर एग्जाम्पल हमारी वैल्यू है 2, तो इसे मैं अगर 20 से डिवाइड करूँ तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ से आंसर आएगा 0.1। ये क्या है? लेस देन 1 है। दैट मीन्स कि जो बी में का मतलब जो लोअर फेज है उसमें इसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो ऑर्गेनिक फेज है। इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, इसका अपोजिट करेंगे, मान लीजिए 20/2, तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, तो ये क्या है? ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब इसकी सोलिबिलिटी 10 टाइम्स ज़्यादा है इससे लोअर फेज से। और इसको आप पढ़ सकते हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट जो है आप एक्सपेरिमेंट करके ही डिटरमाइन कर सकते हैं, और कोई मेथड नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें कब सिंगल स्टेज एक्सट्रैक्शन यूज करना है और कब हमें मल्टी स्टेज एक्सट्रैक्शन यूज करना है। ठीक है, तो अगर हमारे जो के की वैल्यू है, ठीक है, वो मान लीजिए आपका लेस देन और इक्वल टू 3 है, तो उस केस में हम सिंगल स्टेज एक्सट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। बट अगर हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू लो है, ठीक है, तो उस केस में हमें मल्टी स्टेज एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, बट इसका एक अल्टरनेटिव भी है। इसका अल्टरनेटिव क्या है? गुड प्रोडक्ट रिकवरी और यील्ड कैन बी अचीव्ड यूजिंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ फेज प्रेफर्ड बाय सॉल्यूट। बट मतलब अगर मान लीजिए आपका जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो लो है, उस केस में आपको ज्यादा वॉल्यूम यूज करना पड़ेगा उस सॉल्वेंट का, ताकि आप उसे उस फेज में सोल्यूबलाइज कर सके। ठीक है, क्योंकि आप जैसे कि देखिए कि मान लीजिए हमारा है, तो ये हमारा सॉल्वेंट ए है और इसमें इस कंपाउंड की सोलिबिलिटी ज्यादा है, बट मुझे इसे बी कंपाउंड में लेकर के आना है, बट बी कंपाउंड में इसकी सोलिबिलिटी कम है, तो उस केस में क्या है? मुझे यहाँ पे ज्यादा सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा सॉल्वेंट होगा तो यहाँ से इसको ये जो आपका हमारा जो सॉल्यूट है उसको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो अगर सोलिबिलिटी आपकी इतनी ज़्यादा नहीं है तो उस केस में आप ज़्यादा सॉल्वेंट यूज़ करके भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे फिर यही है कि यहाँ पे डाइल्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ये जो डाइल्यूशन है फिर ये इसके लिए हमें फर्दर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। क्लियर? तो अगर आपका रिलेटिवली हाई है तो आप सिंगल स्टेज यूज़ करिए, और अगर आपका जैसे वैल्यू है 0.1, ठीक है, तो उस केस में आप मल्टी स्टेज प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये हमारा मल्टी स्टेज प्रोसेस है, और अगेन इसको भी हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, को करंट सिस्टम और काउंटर करंट सिस्टम, जैसे कि हमने हीट ट्रांसफर में भी देखा था।
तो यहाँ पे को करंट में क्या है, दोनों पैरेलल फ्लो करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका फीड है और यहाँ आपका सॉल्वेंट है। फीड जिसमें हमारा अभी आपका प्रोडक्ट, डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रेजेंट है, सॉल्वेंट वो जिसमें हमें एक्सट्रैक्ट आउट करना है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। और ये आपका मिक्सर एंड सेपरेटर, तो पहले मिक्स करेगा, उसके बाद फेज को सेपरेट करेगा। फेज सेपरेशन के लिए सेंट्रीफ्यूज आप यूज कर सकते हैं। और तो उसके बाद जो भी हमारा आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे फिर, और जो आपका बच गया है मतलब उसको हम आगे ट्रांसफर करेंगे रेफिनेट। और इसी तरीके से मल्टी सेपरेटर हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। नाउ एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको यहाँ से इस चीज को क्लियर करता हूँ। तो कंसीडर करते हैं कि हमारा 10 ग्राम कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है जो भी हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, एंड 90% गेट एक्सट्रैक्टेड ईच टाइम। तो हर एक्सट्रैक्शन में हमारा 90% जो है हम उसे सॉल्वेंट के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा जो 10 ग्राम है पहले हमारा यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सट्रैक्शन है, तो यहाँ पे हमारा 10 ग्राम एंटर किया। तो 10 ग्राम का जो है 90% यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो 90% कितना हो जाएगा इसका, फाइंड आउट करिए। तो 10 ग्राम का 90, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिए 0.9 से, तो ये आ गया 9 ग्राम। तो फर्स्ट एक्सट्रैक्शन में हमें मिलेगा 9 ग्राम। और ये जो हमारा बच गया है कितना बच जाएगा, 1 ग्राम हमारा रेसिडुअल रह जाएगा। तो 1 ग्राम जो हमारा रह गया है रेफिनेट पे, वो हम उसको आगे ट्रांसफर कर देंगे। तो ये आ गया हमारा 1 ग्राम। अब अगेन ये अगेन एक्सट्रैक्शन होगा यहाँ पे सॉल्वेंट के थ्रू, और आपको पता है कि 90% जो है हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो 90% अगर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, 1 का 90, तो ये हो जाएगा 0.9 ग्राम। तो हमने यहाँ पे इसको 0.9 ग्राम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। अगेन कितना बच गया अब हमारा रेफिनेट के अंदर, यानी कि जो हमारा फीड वाला सॉल्वेंट है ये हम आगे मूव कर रहे हैं। अब ये जो है हमारा इसके अंदर बच जाएगा 0.1 ग्राम, क्योंकि अगर 0.9 आपका एक्सट्रैक्ट हो गया है तो यहाँ पे सिर्फ 0.1 ग्राम यहाँ पे रह जाएगा। अगेन यहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे और यूजिंग सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमने फ्रेश सॉल्वेंट यहाँ पे ऐड किया, और इससे हमारा फिर से अगेन 90%, तो 90% यहाँ पे होगा 0.09 ग्राम। तो आपने देखा मैं टोटल हमने यहाँ पे कितना एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया। तो हमने यहाँ पे टोटल जो एक्सट्रैक्ट आउट किया है दैट इज 9.99 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि बाय यूजिंग मल्टी स्टेज प्रोसेस हमने यहाँ पे 9.99 ग्राम जो है इसको 10 ग्राम में से एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो अगर आप इसका परसेंटेज निकालें तो कितना परसेंटेज आएगा, तो ये बहुत ईजी है, 99.9% जो है हमने यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। क्लियर है। तो ये मल्टी स्टेज प्रोसेस में मतलब क्या है कि हम ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और एक बार में मतलब अगर हम सिर्फ एक ही बार एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक बार एक्सट्रैक्ट करने में आप देख ही सकते हैं कि क्योंकि सिर्फ 90% ही आपका जो है आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 10 ग्राम का 90% कितना होगा, 9 ग्राम। तो इससे ज़्यादा आप एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं पाएंगे। क्लियर है। तो इसीलिए जो है मल्टी स्टेज प्रोसेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल स्टेज प्रोसेस, जब तक कि सॉल्युबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ना हो। क्लियर। तो इसीलिए अगर मान लीजिए आपको 100 ml जो है सॉल्वेंट यूज़ करना है किसी प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो सबसे पहले आप 50 ml जो है ऐड कीजिए, ठीक है। 50 ml में जितना आप एक्सट्रैक्ट हो जाएगा उसको स्टोर कर लीजिए अलग। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में आप फिर अगेन 25 ml ऐड कीजिए, उसमें जितना एक्सट्रैक्ट हो जाएगा उसको फिर इसके साथ ऐड कर दीजिए 50 के साथ, और फिर जो आपका रेसिडुअल 25 रह गया है फिर उसको ऐड करके एक्सट्रैक्ट आउट कीजिए। तो इसको क्या है, मल्टी स्टेप में एक्सट्रैक्ट करने से ज़्यादा अच्छा रिकवरी होती है। क्लियर। नेक्स्ट है काउंटर करंट सिस्टम। द फीड एंड द एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट पास थ्रू अ कैस्केड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है फीड और सॉल्वेंट की, और जैसे कि हमने हीट ट्रांसफर में भी देखा था वहाँ पे भी जो हमारा काउंटर करंट सिस्टम था वहाँ पे जो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड की जो डायरेक्शन थी अपोजिट थी, और वो सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट था। ठीक है। तो इसी तरीके से द मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम फॉर सॉल्वेंट यूटिलाइजेशन इज काउंटर करंट ऑपरेशन। तो यहाँ पे सॉल्वेंट यूटिलाइजेशन अच्छा है, यानी कि यहाँ पे हमारा कम सॉल्वेंट यूज होगा, और जितना कम सॉल्वेंट यूज होगा उतना ही जो है हमारा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड रहेगा सॉल्वेंट के अंदर, और हमारी यहाँ पे जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। तो शोइंग कंसिडरेबल एडवांटेज ओवर बैच एंड को करंट सिस्टम। बैच मतलब सिंगल स्टेज में अगर आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फीड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और हमारा सॉल्वेंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मान लीजिए हमारे यहाँ पे 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम मतलब कि यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कंसनट्रेशन यहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा सॉल्वेंट है यहाँ पे इस समय इसके अंदर तो जीरो होगी कंसनट्रेशन प्रोडक्ट की, और ये जो हमारा डिप्लीटेड रेफिनेट है इसके अंदर भी कंसनट्रेशन कैसी है, लो। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा लो आपका डिप्लीटेड रेफिनेट है वो किसके कांटेक्ट में आ रहा है, वो आपके फ्रेश
सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो ट्रांसफर रेट है वो ज़्यादा अच्छा होगा। बट यहाँ जो हमने एग्जांपल कंसिडर किया है वहाँ पे हम बार बार फ्रेश फीड ही प्रोवाइड कर रहे थे। बट अगर मान लीजिए अगर ये सेम सॉल्वेंट यहाँ पे आपका फ्लो करता तो उससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो जो एक बार आपका जो आपका जितना ट्रांसफर हो गया है, ठीक है, वो जो आपका 90% जो आपका ट्रांसफर हो गया है वो उससे ज़्यादा अब ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें बार बार यहाँ पे न्यू फीड प्रोवाइड करना पड़ रहा है ताकि जो है फ्रेश फीड कॉन्टेक्ट में आ सके फॉर एक्सट्रैक्शन। क्लियर है। बट यहाँ पे जो है हम एक ही सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को ही यहाँ पे पास ऑन कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले लो कंसंट्रेशन के कांटेक्ट में आ रहा है तो कुछ पार्टी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेगा। उसके बाद जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन होगी, तो यहाँ पे सॉल्वेंट में भी कुछ कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी होगी, बट जो डिफरेंस है अभी भी वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी भी जो है मास ट्रांसफर हमें अच्छा मिल जाएगा। और उसके बाद जब हम उसको यहाँ पे लेकर के आएंगे तो उसके बाद यहाँ तो आपका मैक्सिमम है ही कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर भी जो है फिर से मास ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपका ज़्यादा अच्छा जो है सॉल्वेंट का यूटिलाइजेशन है। तो एक ही सॉल्वेंट को यहाँ पे पास करके हमने यहाँ पे अपना एक्सट्रैक्ट कर लेंगे अपने प्रोडक्ट को। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमारे मल्टी स्टेज प्रोसेस में हम एक्सट्रैक्शन करते हैं बाय यूजिंग लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अभी हमने पार्टीशन कोफिशिएंट देखा जो कि रेशो होता है कि अपर फेज में आपका कितने कंसंट्रेशन है और लोअर फेज में कितने कंसंट्रेशन है। बट कंसीडर कीजिए अगर हमारा ये जो लोअर फेज है मान लीजिए एक्वस फेज है, ठीक है, और जो हमारा कंपाउंड है जो हमारा प्रोडक्ट है जिसको हम एक्सट्रैक्ट आउट करना चाह रहे हैं वो एक्वस फेज में आयनाइज हो जाता है। आयनाइज मतलब वो आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल ये आपका कोई एसिड हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, जैसे हम इसको एक्वस फेज में लेके आएंगे तो ये आपका आयंस में ब्रेक हो सकता है प्लस, तो ये आपका H प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आयनाइज हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, कुछ मॉलिक्यूल्स ये आपके इसी फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, यानी कि नॉन आयनाइज फॉर्म में रहेंगे, और कुछ आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आयंस फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम में रहता है ये हमारा, क्योंकि वीक एसिड है तो वीक एसिड हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो और जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, जैसे कि HCl। क्लियर। तो अगर हमारा इस टाइप का कंपाउंड है तो उस केस में हम ये जो कंसंट्रेशन है वो क्या लेंगे, लोअर फेज की कंसंट्रेशन क्या होगी, क्या वो कंसंट्रेशन इन मॉलिक्यूल्स की होगी जो आयनाइज नहीं हुए या वो इनकी होगी जो आयनाइज हो गए हैं। तो आई होप इट इज क्लियर। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ती है फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट की। इसे हम यूज करते हैं फॉर वीक बेस एंड वीक एसिड्स। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन है, सम प्रोडक्ट्स टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ब्रॉथ आर वीक एसिड और वीक बेसिस। तो इन्हें हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, सिंस द कंपाउंड दैट आर नॉट आयनाइज्ड आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक फेज। तो जो आयनाइज नहीं होते हैं जैसे कि RCOH, आर का मतलब क्या है, यहाँ पे ये कोई आपकी कार्बन की चेन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन की चेन है। तो हाइड्रोकार्बन आपको पता ही है कि ये आपके नॉन पोलर होते हैं। तो ये जो आपका कंपाउंड है ये आपका ऑर्गेनिक फेज में ज्यादा सोल्यूबल होगा। तो हम पीएच कंडीशन को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे सच दैट द एक्सट्रैक्टेड कंपाउंड इज न्यूट्रल एंड इज सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मींस अगर हम इसे आयन में ब्रेक ना होने दें तो उस केस में ये आपका नॉन आयनिक फॉर्म में रहेगा, और नॉन आयनिक फॉर्म में रहेगा तो ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व ज्यादा होगा। क्लियर है। तो इसको हम कैसे स्टॉप करें कि ये आयन में ब्रेक ना हो, तो इसके लिए हम या तो अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर वीक बेस है तो हम यहाँ पे इसको हाई पीएच में इसको रखेंगे। हाई पीएच मतलब इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस में इसको रखेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो होता क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आपका Na+ और OH नेगेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब क्योंकि पहले से ही सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन ज्यादा है तो जो वीक बेसिस होते हैं ये यहाँ पे अपने OH नेगेटिव को यहाँ पे डिसोसिएट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये OH नेगेटिव जब यहाँ से डिसोसिएट नहीं होगा तो ये आपके नॉन आयनाइज फॉर्म में रहेंगे, और नॉन आयनाइज फॉर्म में होंगे तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके वीक एसिड्स हैं, वीक एसिड आर एक्सट्रैक्टेड एट लो पीएच यानी कि HCl की बात करें तो H+Cl-। तो वीक एसिड क्या करते हैं, जैसे कि हमारा RCOH है, ठीक है, तो ये RCOO-। तो अब क्योंकि पहले से ही जो है आपका HCl मतलब H+ की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है सॉल्यूशन के अंदर, तो ये H+ से यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं। तो जब ये H+ से बाइंड हो जाएंगे तो नॉन आयनिक फॉर्म में आ जाएंगे, नॉन आयनिक फॉर्म में आ जाएंगे तो ये आपका यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इस टेक्निक का यूज करके हम इसको डिसॉल्व करते हैं। तो अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आप रिकॉल कीजिए बायोकेमिस्ट्री में, जहाँ पे हमने अमाइनो एसिड जो है उसकी जो ज्यूटर आयनिक फॉर्म होती है, ठीक है,
तो कि वो लो पीएच पे कैसे बिहेव करता है अमाइनो एसिड और हाई पीएच पे वो कैसे बिहेव करता है, अगर आप उसको यहाँ पे कोरिलेट करेंगे तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। बाकी जब वो आएगा तो हम उसको वहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर एक आपका एग्जाम्पल भी शो किया गया है, पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक, आपको पता ही है, रिकवर्ड फ्रॉम फर्मेंटेशन ब्रॉथ बाय सेंट्रीफ्यूगल काउंटर करंट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो न्यूट्रल पीएच पे इन वाटर पेनिसिलिन इज आयनाइज, तो न्यूट्रल पीएच अगर आपका है यानी कि 7 पीएच है तो ये यहाँ पे आयनाइज रहता है, तो आयनाइज है यानी कि एक्वस फेज में इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। वाइल इन एसिडिक कंडीशन दिस आयनाइज इज सप्रेस्ड एंड द पेनिसिलिन इज मोर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो लेकिन जैसे आप एसिडिक कंडीशन फॉर्म करते हैं तो ये जो आपकी आयनाइज फॉर्म है ये आपकी किस में हो जाएगी, नॉन आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो H+ है उससे बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो एट pH 2 और 3 द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ऑफ टोटल एसिडिक एसिड विल बी, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक फेज में तो टॉप लेयर है, तो ऑर्गेनिक फेज में तो आयंस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता ये, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ जो कंसंट्रेशन है वो किसकी है, पूरे मॉलिक्यूल की है, ठीक है। बट ये जो एक्वस फेज में है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक तो ये आपका होल मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा, ठीक है, यानी कि नॉन आयनाइज फॉर्म में, और एक ये आयनाइज फॉर्म में होगा। तो आयनाइज फॉर्म भी हमें यहाँ पे ऐड करेंगे, मतलब नीचे बॉटम में क्या है, ये हमारी टोटल कंसंट्रेशन है। तो फॉर्मूला हमारा सेम ही है, ये जो हमारा पार्टीशनिंग कोफिशिएंट था कि आपका अपर फेज में कितने और लोअर फेज में कितने, बट ये जो हमारा एक्वस फेज है उसमें क्योंकि ये आपका आयनाइज है और कुछ पार्ट नॉन आयनाइज है, तो हमें दोनों की कंसंट्रेशन कंसिडर करनी पड़ेगी ताकि हम टोटल कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर सके। तो कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे बस इतना ही है कि यहाँ पे आपको दोनों चीजें कंसिडर करनी है, नॉन आयनिक भी और आयनिक भी। क्लियर है? तो यहाँ पर आप ग्राफ के हेल्प से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंट आयनाइज पीएच, ठीक है, ये किसके लिए, फॉर सिंगल बेसिक ग्रुप। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पहले 100% आयनाइज्ड है अप टू पीएच 8 और 7 यू कैन से, ठीक है। और जे इसके बाद भी अगर हम यहाँ पे पीएच को इंक्रीज करते हैं यानी कि बेसिक पीएच की तरफ जाते हैं तो ये जो आपका परसेंट आयनाइज्ड है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस पोजीशन पे आकर के ये परसेंट आयनाइज स्टेट 0 हो गई है, यानी कि अब आपका जो मॉलिक्यूल है वो आपका नॉन आयनाइज फॉर्म में है, अब वो आयनाइज स्टेट में नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे शो किया गया है फॉर सिंगल एसिडिक ग्रुप, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये आपका 100% आयनाइज है अप टू दिस पीएच। और अगर आप इससे भी ज़्यादा पीएच को लोअर डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपके जो परसेंट आयनाइज स्टेट है वो आपकी डिक्रीज हो रही है और ये परसेंटेज यहाँ पर आकर के 0 हो गई है, यानी कि अब आपका आयनाइज स्टेट नहीं है, ठीक है। अभी आपका मॉलिक्यूल नॉन आयनाइज फॉर्म में आ गया है। तो यही चीज़ अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई हमारा वीक बेस है और अगर उसे हमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उसको सोलुबलाइज कराना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें उसे नॉन आयनाइज स्टेट में लेकर के आना पड़ेगा और उसके लिए हमें से जिस सॉल्वेंट में वो है उसका पीएच जो है उसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। और इसका जो अपोजिट था वो था वीक एसिड के लिए। वीक एसिड के लिए हमें अपोजिट करना होता है, इसके लिए हमें पीएच लोअर डाउन करना पड़ता है ताकि ये जो हमारा वीक एसिड है वो नॉन आयनाइज स्टेट में रहे, ठीक है। और यही चीज आपको यहाँ पे भी शो की गई है, अपेरेंट पार्टीशन कोफिशिएंट, ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ही है और पीएच स्केल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे शो किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो आपका कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है जैसे हम पीएच को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो पीएच इंक्रीज करने से पार्टीशन कोफिशिएंट डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये जो ऑर्गेनिक फेज में अब हमारा मॉलिक्यूल कम डिसॉल्व हो रहा है। तो ऑर्गेनिक फेज में कब कब डिसॉल्व होगा, जब हमारा मॉलिक्यूल आयनाइज स्टेट में होगा, ठीक है। तो हाई पीएच पे कौन है आयनाइज स्टेट पे, ये हमारा एसिड है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये हमारा कोई वीक एसिड है, ठीक है, जो कि ये जो आपका पीएच है, ठीक है, हाई पीएच पे ये आपका कंप्लीटली आयनाइज फॉर्म में रहता है, इसलिए एक्वस फेज को प्रेफर करेगा इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनिक फेज, ठीक है। और लेकिन जैसे जैसे हम पीएच को इंक्रीज करेंगे और ड्रॉप करेंगे तो ये आपका नॉन आयनाइज फॉर्म में चला जाएगा और नॉन आयनाइज फॉर्म में जाएगा तो ये ऑर्गेनिक में डिजोल्व ज्यादा होगा। तो ये जो ग्राफ है ये है फॉर पीएच पार्टीशन प्रोफाइल फॉर कार्बोनॉक्सिलॉन इन द एन ऑक्टेनॉल बफर सिस्टम। इसके अलावा मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, ये आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छा लगेगा। ये जो हमारे आईआईटी में सर हैं घोष सर, उन्होंने ये हमें टीच किया था। और यहाँ पे क्या है कि आप कंसिडर कीजिए आपका लॉग डी है, ठीक है, लॉग 10D। तो ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट और उसका हमने यहाँ पे लॉग लिया है। नाउ हमारी दो टाइप की ड्रग होती हैं, एक जो एसिडिक पीएच में एब्जॉर्ब होती हैं और एक जो बेसिक पीएच में एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उनको ड्रॉ कर रहा हूँ।
तो एक तो कर्व आपका ये रहेगा और एक कर्व आपका ये है, ठीक है। और ये जो है आपका, ये आपका पीएच है जो कि इस डायरेक्शन में आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो हमारी लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है एम्पेसिलिन को, ठीक है। और ये जो हमारी लाइन है ये आपकी फॉर मॉर्फिन, ठीक है। तो ये हमारी दो ड्रग्स हैं, एक एम्पेसिलिन है और एक मॉर्फिन है। और हमें देखना होगा कि ये जो हमारी ड्रग्स हैं वो कहाँ पर जा करके एब्जॉर्ब होगी हमारी बॉडी में, ठीक है। तो एम्पेसिलिन जो है आप इसका प्रोफाइल देख सकते हैं कि ये जो रीजन है ये आपका लो रीजन है, यहाँ पे आपका सॉरी ये आपका लो पीएच रीजन है। तो लो पीएच पे ये एम्पेसिलिन का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपका कांस्टेंट है ये आपका ज़्यादा है। तो अगर इन ड्रग्स को सेल वॉल को क्रॉस करना है तो इन्हें नॉन आयनाइज फॉर्म में आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो चार्ज मॉलिक्यूल है उनको ये अलाउ नहीं करेगी मेम्ब्रेन, और ये पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू इसको क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एम्पेसिलिन है उसका लो पीएच पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है ये हाई है, दैट मीन्स ये लो पीएच पे आपका ऑर्गेनिक फेज में ज्यादा डिजोल्व होती है, ठीक है, यानी कि नॉन आयनाइज फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब दैट मीन्स ये लो पीएच पे आपका नॉन आयनाइज फॉर्म में होती है, तो दैट मीन्स ये कहाँ पर जाकर के इसको लो पीएच मिलेगा बॉडी में, स्टमक में, तो ये आपका स्टमक में जाकर के एब्जॉर्ब होगी। दूसरी तरफ आपका मॉर्फिन है, मॉर्फिन आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका हाई पीएच पे इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है वो ये अचीव कर रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हाई पीएच पे ये आपका नॉन आयनाइज फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए ऑर्गेनिक फेज में ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए इसका ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हाई है, तो ये आपका हाई पीएच पे जाके एब्जॉर्ब होगा और जो कि इसे मिलेगा जीआई ट्रैक में, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। तो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में जाके एब्जॉर्ब होगा और एम्पेसिलिन आपका स्टमक में जाके एब्जॉर्ब होगा। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये आपका ड्रग डिलीवरी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारा जो ड्रग है उसको कहाँ पे हम चाहते हैं कि वो कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो। तो यहाँ पर मैं आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें डीप में एक्सप्लेन की, लाइक सॉल्वेंट की हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट हमने डिस्कस किया, इसके साथ साथ जो हमने मल्टी पास है उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताइए हमें कि आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, आपको लग रहा है ज़्यादा हो रहा है, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चीज़ को कम कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।